नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पूरी दुनिया भर में एक ही नाम चर्चित है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हम लोग, आपको याद होगा कि जनवरी महीने में जब चुनाव अमेरिका का खत्म हुआ था, तब एक चर्चा की थी और ये बताया था कि अब की बार अमेरिकी यूथ ने भी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। और उस वीडियो में जहाँ तक आपको याद होगा कि दुनिया का आर्थिक संकट और गहराने वाला है, इस विषय पर भी हम लोगों ने विशद व्याख्या की थी। आज फिर हम डोनाल्ड ट्रंप पर चर्चा करने के लिए आए हैं, जबकि वो राष्ट्रपति पद संभाल चुके हैं और संभालने के बाद से तमाम नए नियमों कानूनों के जरिए न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने हिला रखा है। कई देशों ने उनके कानूनों का विरोध भी किया है। यूरोपीय संगठन ने भी उनका विरोध किया है। अगर दुनिया के किसी देश ने ट्रंप के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठाई तो वो और कोई नहीं, अपना देश भारतवर्ष है। और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे प्रवासी भारतीयों को किस तरह से उन्होंने बेड़ियों में हथकड़ियों के साथ जकड़ करके अपनी सेना के विमान से हिंदुस्तान भेजा। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, उस दौरान ट्रंप ने क्या क्या नहीं कहा टैरिफ को लेकर के, मगर हमारे प्रधानमंत्री चुपचाप गर्दन झुका करके सारी बात सुनते रहे। हमारे प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, उन्होंने तो तब भी कुछ नहीं बोला जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हमने हिंदुस्तान को एक्सपोज कर दिया है कर के मामले में, टैक्स के मामले में, तो वो जितना कम करना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने टैरिफ घटा दिए। इन्हीं सब की मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मैंने आमंत्रित किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर दीपक मलिक जी, जो देश ही नहीं दुनिया भर के वाणिज्य, व्यापार और आर्थिक मुद्दों को, मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। हम चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मलिक साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक बार फिर से चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला रखा है। आपने पहले भी कहा था, जनवरी में जो हम लोग मिले थे, कि बहुत कुछ चेंज होना है और इसके परिणाम बहुत सकारात्मक नहीं होंगे, ये भी आपने संकेत दिया था। अब जबकि वो राष्ट्रपति पद ग्रहण कर चुके हैं और अपने कानूनों को लेकर के दुनिया भर में छाए हुए हैं, एशिया से लेकर के अमेरिका हो, खाड़ी देश हो, हर कोई ट्रंप से बेहद परेशान है। क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं जो पूंजीवाद के शुरुआती दौर रहा है, उस वक्त जिस तरीके से पूंजीवाद आगे बढ़ता था, देश आगे बढ़ते थे, उन सब सवालों को 21वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस बीच में लगभग 200 साल के अंतर में दुनिया बहुत बदल गई है।
बदलाव का शायद अंदाज डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कम है, नंबर एक। नंबर दो, अमेरिका में दो स्टेट हैं लगभग। जी। एक वो कहते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा संचालित राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वगैरह वगैरह, जो आमतौर पर एक डेमोक्रेसी में बनती है, हमारे देश में भी है, बाकी जगहों में भी है, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में है, अलग अलग तरीके से है। और दूसरा, अमेरिका के अंदर एक डीप स्टेट कहा जाता है, एक बहुत भीतर का स्टेट। ये जो डीप स्टेट है, इसकी कुछ धारणाएं थी। ये डीप स्टेट की धारणाओं में एक महत्वपूर्ण धारणा थी कि अमेरिका को पूंजीवाद का अकेला रक्षक बनना है, और इसके लिए वो डीप स्टेट हर तरह के काम करते थे, हर तरह की उनकी पॉलिसी बनती थी और वो करते थे, काम करते थे। प्रेसिडेंट आते थे, जाते थे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही था, इस बात नहीं है। विचारधाराओं का अमेरिका कोई पूंजीवाद से कभी अलग नहीं हुआ, लेकिन पूंजीवाद आइसोलेशन में दूसरे देशों से रिश्ता तोड़कर पूंजीवाद या अकेले विकास की जो उनकी प्रक्रिया थी, ये अमेरिका के इतिहास में पहले भी रहा है। तो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है उस मायने में, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं है दूसरे तरीके से कहा जाए, क्योंकि पूंजी का निर्माण दूसरे तरीके से हो गया। तो एक तो ये, और दूसरा एक अमेरिका का चेहरा ये भी था कि वो सारी दुनिया में जनतंत्र और सारी दुनिया के जो जनतांत्रिक अधिकार जो जनता के बनते हैं, देशों के बनते हैं, देशों की सॉवरेनिटी के बारे में भी, उनके प्रभुसत्ता वगैरह के बारे में एक वर्ल्ड पुलिसमैन की भूमिका में भी खड़ा था अमेरिका। ये दोनों भूमिकाएं उसकी रहती थी। ये दोनों भूमिकाएं बहुत लार्जली आइडियोलॉजिकल भूमिकाएं हैं, मैं समझता हूँ। और ये आइडियोलॉजिकल भूमिका को अगर किसी ने बहुत मजबूती से नकारा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने नकारा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो दृष्टि है बड़ी सरल दृष्टि है, बहुत सिंपलिस्टिक दृष्टि है, लेकिन अमेरिकी पूंजीवाद उतना सिंपलिस्टिक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप स्वयं एक व्यवसायी रहे हैं, खासतौर से रियल एस्टेट के व्यवसायी रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका से लेके दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी काम किया है। और दूसरा उनका व्यापार था वो शो बिजनेस में भी रहे हैं। ये दो व्यापार में डोनाल्ड ट्रंप काम करते थे। तो हम किसी भी व्यक्ति का जब आंकलन करेंगे तो उसकी बनावट से भी हमको आंकलन करना चाहिए, उससे अलग कोई चीज़ होता है ऐसी बात नहीं। जैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे जो भी बैठेगा वो विक्रमादित्य होगा, लेकिन इसका व्यतिक्रम भी होता है, ऐसा नहीं कि ये बराबर होता ही रहता है, ये टूट भी सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप में जो दो दृष्टियां हैं, एक जिसको अगर अर्थशास्त्र की भाषा में या आमतौर की भाषा में अगर हम कहें तो एक दुकानदार की भाषा, एक मर्चेंट की भाषा, मर्केंटाइल भाषा, एक उनका मर्केंटाइल पर्सनैलिटी है। दूसरा उनकी पर्सनैलिटी जो शो बिजनेस वगैरह की रही है, वो एक अलग, एक बड़ी काफ़ी हद तक वो बता रही है। एक ज़माने में उन्होंने एक्ट भी किया है एक आध फिल्मों में, और ब्यूटी कंटेस्ट वगैरह में तो उनका करीब प्रेसिडेंट बनने के पहले तक वो करते रहे हैं। तो ये उससे पैसा भी आता है और उससे एक बाकी शोहरत भी बनती है खास किस्म की। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये दो पर्सनैलिटीज का रिफ्लेक्शन इस बार इस चुनाव में बहुत दिखाई पड़ा है। जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसको वो पहली कार्यकाल की दशा में पूरी तरह से तोड़ नहीं पाए थे।
इस बार उन्होंने उस डीप स्टेट को लगभग पूरा धत्ता बता दिया। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई समाजवादी हैं या कोई नया परिवर्तन लाना चाहते हैं या नया देश बनाना चाहते हैं, नया किस्म का ढांचा बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो 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 बुनियादी वसूल थे एक विश्व पूंजीवाद के ऊपर आधिपत्य जमाने वाले पूंजीवाद का, उसके कुछ नियम भी थे। डोनाल्ड ट्रंप उन नियमों को नहीं मानते। एक मायने में अच्छा है, क्योंकि हमारा ये एक कहना था और ये भविष्य का कहना है, ये आज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में पूंजीवाद के लिए और शायद विश्व में पूंजीवाद के लिए जिसके और ख़ास तौर से अमेरिका के प्रभुत्व के ऊपर उसके कफन पर बाकायदे आखिरी कील जड़ने वाले आदमी हो सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज नहीं है, उन्हें समझ नहीं है कि दुनिया कहाँ गई है, किस तरफ गई है। एक तो वो समझते हैं कि अमेरिका में उन्होंने इस बार बाकायदे उसको प्रोजेक्ट भी किया है कि टैरिफ वार हम करेंगे, टैरिफ के माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज के माध्यम से टैरिफ का मतलब। तो इसके बारे में यह है कि टैरिफ को क्या एक जैसे बम या गोला होता है या बंदूक की गोली की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की दुनिया में शायद कर सकते हैं, एक व्यापारिक दुनिया में शायद इसकी संभावना है कि युद्ध से इतर हम टैरिफ के माध्यम से दुनिया में अपनी लड़ाई लड़ें। एक ज़माना था, सब लोग जानते हैं, कोल्ड वॉर का ज़माना था, जिसमें ये था कि दोनों तरफ, सोवियत यूनियन एक तरफ और एक तरफ अमेरिका, दोनों तरफ एक ठंडा युद्ध कहा जाता था उसे, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध कहा जाता था, चलती रहती थी। और उस शीत युद्ध का मुख्य आधार आइडियोलॉजिकल था, वैचारिक था, और दूसरा उसका आधार था जो उसके स्ट्रेंथ थे, जो उसके ढांचे थे, उसके जो कलपुर्जे थे, उसमें न्यूक्लियर या जो तमाम तरह के नाभिकीय जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी दौड़ जो थी वो उसका ढांचा था कि भाई हमारे पास इतना है, हम दुनिया को ख़त्म कर दे सकते हैं। जैसे ये कहा जाता था पहले कोल्ड वॉर जमाने में कि भाई अगर अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो उनका पूरा स्टॉक है एटॉमिक हाइड्रोजन और बाकी न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, इसका अगर उसको एक साथ एक्सप्लोड किया जाए, एक साथ उसको अगर इस्तेमाल किया जाए, तो दुनिया को 7 बार ध्वंस किया जा सकता है। एक बार नहीं, 7 बार ध्वंस किया जा सकता है। तो भयंकर ध्वंस की क्षमता थी। आज भी वो ध्वंस की क्षमता बहुत कम नहीं हुई है, थोड़ा वो पीछे हटा है, वो नेपथ्य में चला गया है। हालांकि लड़ाई के बहुत सारे नए आयाम भी सामने आ गए हैं, इसमें भी तो जी तो ये जो है कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो उनका नारा है, और पिछले बार भी था ये नारा, मेक अमेरिका ग्रेट, उसे अमेरिका में खासतौर से जो जर्नलिज्म की भाषा है उसमें उन्होंने मागा कहा है, मागा की ये मागा इनकी नीति है, मेक अमेरिका ग्रेट। अब इस मेक अमेरिका ग्रेट में डोनाल्ड ट्रंप की जो समझ है वो बड़ी सरल समझ है, बड़ी सिंपलिस्टिक समझ है, मेरा कहना ये। अमेरिका डिक्लाइन में है और उस डिक्लाइन में होने की वजह शायद अमेरिकी जो
उत्पादन व्यवस्था है, जो पूरा पूरा जो अमेरिकी अर्थतंत्र है, उसके अंदर आई हुई कुछ परिस्थितियां हैं वो भी है। और दूसरा ये है कि संभवतः अमेरिका ने जिस तरह की नए अर्थतंत्र की धारा 70 के दशकों में फैलाई थी, उसका भी नतीजा आ रहा है। वो बहुत हद तक उनके पक्ष में नहीं गया, बल्कि उनके विपक्ष में गया। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बड़ा डोमिनेट किया है, वो आज भी रिजेक्ट नहीं हुए हैं। लगभग वो 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में, मतलब 70s और 80s के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मान जाते हैं, और उनकी समझ के आधार पर बातें बनती हैं, और वो हैं फ्रिडमैन। फ्रिडमैन का कहना था कि हम दुनिया में ये जो पूरा दुनिया का बाजार है, उस बाजार को हमको थोड़ा विकसित भी करना चाहिए, और उसमें एक मुक्त व्यापार की नीति चलानी चाहिए। पूंजी हर जगह जानी चाहिए, पूंजी के ऊपर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन का भी इसी तरह से जो माल या जो कोई भी जो चीज़ें बनेंगी उसका भी कहीं उस पर टैक्सेशन, ट्रैफिक, इस सब चीज़ों से बहुत वो नहीं होना चाहिए, रोक नहीं होनी चाहिए। जो शुरुआती दौर में जब नेशन स्टेट और पूंजीवाद दोनों विकसित होने लगे थे, तो उन्होंने अपने को विकसित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, जिसको प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है आमतौर पे, आम भाषा में प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद कहिए, जैसा कहिए, जिसके तहत ये था कि भाई जैसे हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, या हमारे यहाँ मान लीजिए कि हमारे यहाँ गन्ना काफ़ी हो जाता है, जो बाकी देशों में उतना नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ गन्ना से हम चीनी बना लेते हैं वगैरह वगैरह। उसमें हम एक विश्व बाजार में भी जा सकते हैं, और हम आत्मनिर्भर भी हैं दोनों की। अभी तो विश्व बाजार में हम नहीं हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि विश्व बाजार में हो सकता है कि चीनी का दाम बहुत कम हो जाए, तो चीनी का दाम कम हो जाए और हमारे चीनी का दाम महंगा रहे। तो ये जो परिस्थिति है, इसको रोकने के लिए पहले एक जो प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट थे वो नीति बनाते थे कि हम इंपोर्ट बाहर से चीनी का नहीं करेंगे या रिड्यूस कर देंगे, उसे कम कर देंगे। जी। तो ये इस तरह के वो थे जिसको क्वांटिटेटिव कदम कहा जाता था। हाँ। फ्रिडमैन साहब का जो अर्थशास्त्र था, उन्होंने कहा कि उस क्वांटिटेटिव कदम बने सीधे सीधे रोक की जगह पर आप टैक्स लगाइए, टैक्सों के माध्यम से फिस्कल मैनेजमेंट कीजिए, उसके माध्यम से इसको मैनेज कीजिए। और ये जो रोक है, पूरा रोक है, इसको आप न करें। अब मेरे ख्याल से पूंजीवाद के विकास के लिए ये कोई गलत रास्ता नहीं था। माने पूंजीवाद को अगर हम माने कि एक आर्थिक व्यवस्था है, तो उसके अपने नियम भी होंगे। बिल्कुल। हमारी अपनी विचारधारा जो हो व्यक्तिगत वो अलग थी। हाँ। लेकिन पूंजीवाद के संदर्भ में ये एक नीति जो बनाई गई थी, वो एक उसका मतलब बनता था। दूसरा ये था कि ये जो देश विकसित होते हैं, वो विकास के लिए उनको एक मौका मिलना चाहिए। अब देखिए, एक थोड़ा सा हम इसलिए इतिहास में जा रहे हैं कि इतिहास में थोड़ी सी जाने की आवश्यकता होती है, डोनाल्ड ट्रंप उससे एक्सप्लेन हो सकते हैं कुछ हद तक। द्वितीय महायुद्ध के पहले जो दुनिया की स्थिति थी, उसमें जिन शक्तियों के पास बहुत बड़ा रिसोर्स था और कॉलोनीज थी, और खासतौर से अंग्रेजी साम्राज्यवाद, जिसका प्रथम महायुद्ध से डिक्लाइन शुरू हो गया था, हालांकि फिर भी ये जो पूरा डोमिनेंस था बाजार पे, ये लगभग साम्राज्यवादी देशों का या बहुत बड़े बड़े देश जिनके पास रिसोर्सेज बहुत थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों का बना हुआ था, पश्चिमी देशों का बना हुआ था। ये जो एक वर्चस्व था,
ये वर्चस्व सन 45 के बाद टूटना शुरू हुआ, क्योंकि देश आज़ाद होने शुरू हुआ। और जब देश आज़ाद होने शुरू हुए उसमें मेरे ख्याल से पूरे अफ्रीका में, हालांकि आज अफ्रीका की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उस वक्त कुछ बातें बनी थी अरब दुनिया में भी। हालांकि आज अरब दुनिया काफ़ी बदल गई है, फिर भी 50 के दशक में, शुरुआती दशक में, ठीक द्वितीय महायुद्ध के बाद 60-70 तक एक दूसरी स्थिति थी। ये एक नए अर्थतंत्र की इजाद हो रही थी, और ख़ास तौर से उसका अगर कहीं मॉडल था, अल्टरनेटिव मॉडल था, तो वो हिंदुस्तान था, भारत था। और वो मॉडल ये था कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम स्वावलंबन की नीति हमने ग्रहण की थी। जी। एक शब्द है उसके लिए, इंडिपेंडेंट नेशनल इकोनॉमी। जी। और ये खास तौर से नेहरू युग में सन 48 में उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ली, फिर 56 में कुछ बदलाव से और भी आया। उस वक्त से ये बातें शुरू हो गई थी, ये हमारी वैचारिक थी, ये एक वैकल्पिक वैचारिक थी, जो ऐसे देश जो अभी तक पश्चिमी पूंजी से और पश्चिमी साम्राज्यवाद से आक्रांत थे, क्या वो कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना सकते थे? नहीं। उसमें एक मॉडल के रूप में हम कहीं खड़े हुए थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उससे कोई हम बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे यहाँ हो गया, लेकिन निश्चित तौर से बड़ा परिवर्तन इस मायने में, कुछ परिवर्तन हुए, कुछ बड़े बुनियादी परिवर्तन हुए। वो है कि अर्थतंत्र के ढांचों में हमने कुछ नई शुरुआतें की, जो शुरुआतें पश्चिम में नहीं। जैसे एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर हमारे यहाँ बना, जिसका आज भी 2 इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े बड़े पैमाने पर चलते हुए दिखाई देते हैं, और उनकी वजह से हमारी अभी भी थोड़ी बहुत हैसियत बनी हुई है। जो कुछ भी है वो है बैंक, और दूसरा है तेल की कंपनियां। ये दोनों पब्लिक सेक्टर में हैं, जबकि बैंकों के निजीकरण के लिए बहुत जम के चल रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। इंदिरा जी ने सन 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हाँ, अधिग्रहण किया था। वही अभी तक हमारे अर्थतंत्र की रीढ़ है, जिसे कहा जाता है। और दूसरा रीढ़ ऑयल, जो पेट्रोल और ये है, भारत पेट्रोल लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड वगैरह वगैरह, इनके बरक्स रिलायंस ने भी खोले हैं, लेकिन रिलायंस वाले तो नहीं पता देखते हैं, जबकि वो थोड़ा सा सस्ता भी है। इसके बावजूद अब क्यों नहीं चल पाता है, उसके 50 कारण है, वो अलग चीज़ है। उस पर यहाँ चर्चा मैंने करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो छोड़े। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने एक, जिसे कहते हैं, एक मॉडल बनाया था। उस मॉडल में बहुत कमजोरियाँ हो सकती हैं, उसमें हम अस्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी मॉडल में कमजोरियाँ होती हैं, हाँ। और जब मॉडल को उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, जब उसका कार्यान्वयन किया जाता है, तो कमजोरियाँ दिखलाई पड़ती हैं, तो उस पर आगे हम उसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि हमारे पब्लिक सेक्टर में एक बड़ी शिकायत हुई कि साहब ये बहुत खर्चीले हो गए हैं, और इनमें कोई, जिसे कहते हैं, एक प्लानिंग नहीं है उत्पादन की, और तमाम चीज़ों की नहीं है। एक सरकारी ढांचे जिस तरह चलते हैं वो चलते हैं, और इनमें मुनाफा नहीं होता। ये 3-4 शिकायतें उनके बारे में होती थी। हर 3-4 शिकायतों में आधा सत्य है। कुछ जगह मुनाफे नहीं हो रहे थे, कुछ जगह मुनाफे हो रहे थे, प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा मुनाफे हो रहे थे। तो लेकिन सबसे जो बुनियादी चीज़ थी, जैसे पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट है पहले। अब हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर है, पता मिर्ज़ापुर में हमारे सीमेंट के कारखाने हैं, पब्लिक सेक्टर में है। उस पब्लिक सेक्टर कारखाने का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है,
वो एक सरकारी अफसर होगा, और वो सरकारी अफसर आईएएस के पूल से ही आएगा। हाँ। तो पता लगा कि आज कौशल राज शर्मा यहाँ बनारस में कमिश्नर हैं, कल उनका ट्रांसफ़र हो गया कि आप सीमेंट बनाइए, आप सीमेंट का काम कीजिए। कैसे वो सीमेंट का मामला समझेंगे? न सीमेंट का व्यापार वो समझ पाएंगे, न सीमेंट की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारी कमजोरियाँ आ जाएंगी। तो ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट क्राइसिस। आपने मैनेजमेंट का तरीका नहीं ढूंढ निकाला था नए तरीके से। जी। मैनेजमेंट अगर आप ठीक कर दें तो वही पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला हो जाएगा और एक विकल्प बन जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। लेकिन हमने नहीं किया, और बाद में हमने बहाना भी एक तौर से ही बना। ठीक है, उसका डिक्लाइन बहुत ज़्यादा हुआ, पब्लिक सेक्टर का ही सब काफ़ी नीचे गए, वो हुआ। लेकिन बाद में हमने सिर्फ कह दिया कि साहब ये मुनाफा नहीं देती, ये नहीं देती, तो प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। प्राइवेटाइजेशन की जगह अगर हम केवल उसमें मैनेजमेंट को और ज़्यादा सुदृढ़ करते मैनेज करते और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू कर दीजिए, हाँ, तो वो ठीक हो सकती थी और वो वैकल्पिक अर्थनीति का एक बाकायदे बिल्कुल ढांचा बन जाता। तो हम ये कह रहे हैं कि इस परिस्थिति ने, ये जो तीसरी दुनिया में जो 45 के बाद, दूसरी लड़ाई के बाद जो एक नई परिस्थिति बनी, साम्राज्यवाद और बड़ी पूंजी से इतर जी एक दुनिया बनी, उसके विकास का भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उसके विकास उसमें दो बहुत बड़े बड़े देश हैं, एक तो भारत है, चीन है। जी। भारत मॉडल ज़्यादा बना, चीन कम बना हमारी तुलना में, क्योंकि चीन की नीतियाँ कुछ आक्रामक भी थीं और चीन एक खास खेमे के साथ जुड़ा हुआ था जिसके प्रति एक आग्रह उतना नहीं था दूसरों का। लेकिन जो हमारा ढांचा, जो जिसको हम नेहरूवियन ढांचा कहते हैं, वो लगभग दुनिया के इस पूरी के पूरे सर्कल में और इस पूरे के पूरे वृत्त में वो स्वीकार्य हुई। तो इसका इस वजह से अमेरिकन कैपिटलिज्म या ब्रिटिश पूंजीवाद का, तो ब्रिटिश पूंजीवाद तो पूरे तौर से साम्राज्यवाद पर निर्भरशील थी। साम्राज्य ज्यों-ज्यों खत्म हुआ त्यों-त्यों वो कमजोर हुई। उसके बाद किसी तरीके से वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बने, उससे उनको थोड़ा फायदा हुआ, फिर से जुड़ गए वो। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से हटे तो आज भी वो बेघर घूम रहे हैं, रडरलेस इकोनॉमी जिसे कहा जाए, ऐसा जहाज जो समुद्र में पड़ा हो लेकिन जिसका रडार टूट गया हो और पता नहीं कहाँ जाए, किस तरफ जाए, लगभग वो स्थिति ब्रिटिश इकोनॉमी की हो गई। मजाक तो ये है कि कल तक जो ब्रिटेन हमारे ऊपर राज करता था, आज वो कहते हैं कि साहब अगर हिंदुस्तान हमको एड दे दे कुछ तो ज़्यादा अच्छा। तो ये जो परिस्थितियाँ बनी, ये परिस्थितियों ने साम्राज्यवाद और नए साम्राज्यवाद की एक तौर से शुरुआत, जहाँ अगर हम पुराने साम्राज्यवाद के तौर तरीकों को छोड़ देंगे लेकिन नए तरीके से फाइनेंशियल साम्राज्यवाद, वित्तीय पूंजी के माध्यम से साम्राज्यवाद, ये सब जो चीज़ें बनी, फाइनेंस कैपिटल जिसे कहते हैं, ये इसमें सबसे बड़ी अग्रणी भूमिका अमेरिका की बनी। ब्रिटेन बहुत पीछे चला गया। ब्रिटेन लगभग एक अर्थतंत्र के रूप में भी जीवित है और कोई उसकी विश्व भूमिका उसकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, बाजार की वजह से कुछ है, लंदन में बाजारें अभी भी चल रही हैं जो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, वो थोड़ा सा उसका उनका फायदा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को इसका अंदाज शायद नहीं है, इस पूरे विकास क्रम का अंदाज नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीधे व्यापार से हैं और उनकी जो पूरी समझ रही है, वो समझ सीधे आजकल उसके लिए एक शब्द भी बना है, ट्रांजैक्शनल है। जी। मतलब ये कि हम अगर आप पर टैक्स लगाते हैं, अगर आप हमारे ऊपर टैक्स लगाते हैं तो हम भी आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे।
अब जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, आपने बहुत सही जिक्र किया कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ कुछ आवाज़ नहीं उठा पाए। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका में जो कारें बनती हैं उस पर आप 100% टैक्स लगाते हैं, तो हम भी आपका 100% टैक्स लगाएंगे। आपके यहाँ से कारें तो नहीं आती हैं हमारे, लेकिन कुछ कार के मटेरियल जाते हैं, ये जो उसमें फिटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे मोटर पार्ट्स। हाँ, मोटर पार्ट्स जो हैं वो सब कुछ जाता है, यूरोप में भी जाता है, वहाँ भी जाता है, उसको बनाते हैं कुछ। अब सवाल ये है कि अमेरिकी कारों पर हमारा 100% का है। मैं बहुत जैसे कहते हैं एक हद तक सहमत हूँ कि भाई ये इस तरह की टैक्सेशन एक ज़माने में बड़ी ज़रूरत थी उसकी, शायद अब उसकी ज़रूरत रह भी नहीं गई है, ये दूसरी बात है। क्योंकि एक ज़माने में वो कारें आती थी और उस कारों से हमारा बहुत कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो कुछ भी हम कमाते सब चला जा सकता था दूसरी ओर। लेकिन आज की तारीख में वो कारें उनकी बिकेंगी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका में जो कारें बनती हैं उनको उनके लिए खास तौर से एक उनका नामकरण है गैस गजनी, पेट्रोल बहुत खाती है। उसके बाद जापानी, कोरियन सारे लोगों ने मिलजुल के ऐसे कारों को बनाना शुरू किया जो पेट्रोल कम खाती है। नतीजा ये हुआ कि उनका व्यापार जो है पूरी दुनिया में फैल गया। अब तो उससे भी एडवांस हो गए हम, बैटरी अब बैटरी आ गई, अब पेट्रोल ही खत्म हो गया जी। हाँ, बैटरी से आ गए और इससे हो गए, तो इलेक्ट्रिसिटी से आ गए, बिजली प्रोडक्शन से आ गए। तो ये जो बातें हैं आज अमेरिका की, हम अगर टैक्स लगाएं चाहे न तो लगाएं, अमेरिका की कार कौन खरीदेगा भाई? हम इतना पैसा लेके क्यों खरीदेंगे? नहीं, इसीलिए तो उनके यहाँ भी इसको कोई नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा उनके यहाँ ही सबसे ज़्यादा बिकवाली जो हो रही है वो जापानी कारों की हो रही है, कोरियन कारों की और जर्मन कारों की हो रही है। जर्मन कार उन्होंने भी एक। तो अब ये सब सवालों पे हम हमारे यहाँ कुछ जिसे कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इत्तेफाक से हमारे बनारस शहर के, वो बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी, बनारस उनका सांसद भी हैं, हमारे बनारस के सांसद भी हैं, सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर हम सोचें कि अमेरिका ही हमारा एकमात्र आश्रय बन सकता है इस बहुत उखाड़ पछाड़ वाली दुनिया के बीच में, तो हम समझते हैं कि ये बातें अब चलेंगी नहीं। क्योंकि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी चीज़ के सिंबॉलिक है तो अमेरिका की वीकनेस के सिंबॉलिक है, स्ट्रेंथ के नहीं है। आज अमेरिका वीक हो रहा है इसलिए वो कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट। अमेरिका पीछे गया है, मेक अमेरिका ग्रेट। तो एक पिछड़ते हुए इकॉनमी और सुपर पावर का जो सिस्टम है उसको कोई एक सेकंड में उसका हल नहीं निकाल सकते। और ये मेक अमेरिका ग्रेट कोई नारा नहीं है, इससे नहीं बनेगा। अब जैसे हम हिंदुस्तानी संदर्भ में बहुत साफ तरीके से देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था मेक इन इंडिया। क्या हुआ भैया? मेक इन इंडिया हुआ? सवाल ये है कि आप नारे देने से नहीं होगा। आपने मेक इन इंडिया का जो जितना ढांचा था उसको तोड़ दिया जी। मेक इन इंडिया का ढांचा तो नेहरूवियन ढांचा था, पब्लिक सेक्टर था और तमाम तरह के वो स्ट्रक्चर्स थे जिसके माध्यम से मेक इन इंडिया हो सकता था। आपने उस मेक इन इंडिया को सबको प्राइवेटाइज कर दिया, तो मेक इन इंडिया तो हो नहीं पाएगा। प्राइवेटाइज जब करेंगे आप तो प्राइवेट कैपिटल का क्या ध्येय होता है? प्राइवेट कैपिटल का ये था कि अरे भाई इसको हमको बनाने में यहाँ तो 10 रुपये लगेंगे, अरे हम ताइवान से मंगवा लेंगे 3 रुपये में आ जाएगा, तो वो 3 रुपये में चला जाएगा, वो तो आपके पास जाएगा नहीं, तो आपका मेक इन इंडिया फेल हो जाएगा। और फेल हो गया। कुछ नहीं है मेक इन इंडिया। मैक्सिमम मेक इन इंडिया का दो एक जगह जो दिखाते हैं लोग तो फॉरेन पार्ट्स हैं। इत्तेफाक से मुझे अभी एक हमको
नया मोबाइल फ़ोन लेना पड़ा, तो वो कोई ब्रांडेड नेम, जो पुराने नेम हम सुनते हैं वो नहीं था। तो हमने पूछा भैया कि क्या है क्या नहीं है, ये क्या है, क्या नाम है उसका, सम्मी है धर्म, अच्छा उधर है फ़ोन। तो वो उन्होंने कहा कि ये साहब मेक इन इंडिया है, ये ऐसा है कि इसके पार्ट्स सब चाइनीज़ और वो है, लेकिन ये असेंबल यहाँ हुआ है और थोड़ा सा उनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से असेंबल हुआ है, इसलिए अच्छा है ये थोड़ा सा दूसरे से की तुलना में, और सस्ता है, थोड़ा सा सस्ता बन गया। कहा भैया ठीक है कर दीजिए ये है, लेकिन उसने बहुत साफ तरीके से बता दिया कि उसके सारे पार्ट्स बाहर से आए, कोई पार्ट्स उसका मैंने वो केवल असेंबली है जी। असेंबली। तो ये जो नारे हैं हमारे ट्रम्प साहब के, ये नारे बहुत एक जो सीरियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के और इकोनॉमिक रिवाइवल के भी जो वो होते हैं तकनीक होते हैं, उसके तहत ये नारे नहीं आ पाते हैं। ये नारा बहुत उपयुक्त नारा नहीं है, ये नारा बहुत कोई आगे आपको बढ़ा नहीं सकता है। दूसरी चीज है कि उनकी बहुत सरल समझ है, जैसे मैं जिसको सिंपलिस्टिक समझ हम अंग्रेजी में कहते हैं, सिंपलिस्टिक समझ। सिंपलिस्टिक समझ का मतलब ये होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे की एक उसका अक्षर ज्ञान क ख ग घ अंग तक रहेगा, या गिनती उनती 10 तक गिनती गिन लेगा, ये सिंपलिस्टिक समझ है। अब वही अगर 30 साल का भी आदमी उसी सिंपलिस्टिक समझ को लगे क ख ग घ अंग तक है, 10 तक वो गिन सकता है, तो उसको कहा जाएगा कि वो सिंपलिस्टिक समझ है आपकी, आप पूरा कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ रहे। तो मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब की जो समझ है बड़ी सिंपलिस्टिक समझ है पूरे विश्व अर्थतंत्र के बारे में। वो सोचते हैं कि टैरिफ ऊपर नीचे कर देने से उनका अर्थतंत्र आगे बढ़ जाएगा। उनको इस बात का कहीं अंदाज नहीं है कि क्यों कैसे अमेरिकन इकॉनमी डिक्लाइन में गई है और उसका क्या कारण है, गहरे कारण क्या है। तो उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के बात की। अच्छा, जो पिछले दफ़ा बात भी हुई थी हम लोगों की, बहुत नए नए फैक्टर्स उनके वोटिंग में इमर्ज किए थे, यहाँ तक कि ब्लैक स्टूडेंट यूथ सब लोगों ने वोट किया था उनको, और ख़ास तौर से हमारे जो अप्रवासी लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत वोट किया था उन्होंने, क्योंकि सब लोगों को एक जिसे कहते हैं एक सुंदर सपना दिखलाई पड़ रहा था कि अमेरिका बहुत सुंदर एक अर्थतंत्र के रूप में पुनः विकसित हो जाएगा। अभी भी अमेरिका सबसे संपन्न देश है दुनिया का, इसमें दो राय नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक पुराना अमेरिका जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले का था, 60s का 70s का अमेरिका था, वो लौट आएगा, 70s 80s का अमेरिका लौट आएगा और उसका काम होगा। तो लोगों ने वोट किया था। तो उस समय तो उन्होंने शब्दबाग दिखाए थे जी। शायद वो शब्दबाग उन्होंने जानबूझ के नहीं दिखाया था। हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जुमला हमारे ख्याल से वो उतने तेज नहीं है जितना हमारे शाह साहब हैं, अमित शाह साहब, जो कह भी देते हैं कि हमारे भाई वो तो आप उसको सीरियसली मत लीजिए, वो तो हमारा जुमला था जी। तो मैं नहीं समझता आप डोनाल्ड ट्रंप कोई जुमलाबाजी कर रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप को बिलीफ है की अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग दुर्भाग्य से इसलिए आई है कि वो एक ऐसे व्यापार से जुड़े रहे हैं जहाँ पर बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में व्यापार होते हैं, रियल एस्टेट के व्यापार में, शो बिजनेस में वो रहे हैं, वो उनका माइंड सेट है पूरा बना हुआ है। तो एक आज करीब मेरे ख्याल से 50, 60, 55, 60 दिन हो गए डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद। उनका एक दौर शुरू हो गया है, पूरे तौर से एक
राष्ट्रपति के तौर पे, और उनके साथ जो काम करते हैं उनका ऑफिस और उनका दफ्तर जो है वो लोग बहुत बुरी तरह से आक्रांत हैं। लोग कहते हैं कि साहब है एक एक दिन में ये 50-50, 40-40 ऑर्डर निकालते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। आमतौर पे इसके पहले ऐसा नहीं होता था। लोग इंतजार करते थे, लोग कंसल्टेशन करते थे। डीप स्टेट जो है उसके अपना वॉइस होता था, उसकी अपनी समझ होती। किसी भी पॉलिसी को लेने में आप इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन से लेके आम जनता तक का एक राय बनाने की कोशिश करते हैं, एक उनकी फीडबैक लेते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। लेकिन ट्रम्प साहब तो इंतजार नहीं करते, एकदम एक एक सेकंड में फैसला लेते हैं। और हमको याद आ जाता है कि हमारे यहाँ वाइस चांसलर एक हुए थे सिमाद्री साहब, हाँ एक जमाने में आए थे जी शुरू में। तो सिमाद्री साहब ने कहा कि साहब हमको उनसे मुलाकात हुई तो उस समय मेरा कुलपतियों से कुछ लेना देना रहता था, अध्यापक संघ में पुराना हमारा एक रिश्ता रहा, इस वजह से हर एक वाइस चांसलर से कुछ न कुछ करना पड़ता था। तो वो आए तो उनसे बात हुई तो वो कहे कि ये जो हमारा पीए है, जो पीएस है, ये शाम को चला जाता है, ये तो 7-8 बजे तक रहता है, सुबह चला जाता है। तो हमने कहा तो नॉर्मल है, वो तो बेचारा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसकी तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है, उसकी 7 बजे 8 बजे तो आपके लिए बैठा रहता है। पर नहीं, हमको तो ऐसा पीए चाहिए जो दिन रात काम करे। अब ये बात है मनीष पर, हमसे भी उनसे बातचीत होती, रात 2-2 बजे बुलाते थे। अब ये था उनका। अब ठीक है, ऑफिस तो चल नहीं सकता उस तरह से, लोग चले जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऑफिस में रहना पड़ता था। भाई वाइस चांसलर साहब हैं, रात 2 बजे बात कर रहे हैं तो को भी ठहरना पड़ता था। तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ यही मामला है, तो बड़ा परेशान है लोग उनसे अमेरिका में। लेकिन उसका नतीजा क्या, मेक अमेरिका ग्रेट, और हर दिन 40 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और ये सब देना, 30, 40, 35, 20। तो अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज की क्राइसिस आ गई, ये नतीजा हुआ। मेक अमेरिका ग्रेट की जगह अमेरिका कोलैप्स करने लगा। और सबसे बड़ा कोलैप्स तो सबसे जो हाथ मैंने जो एक तौर से विडम्बना कहिए या क्या कहा जाए, वो है कि जो उनके सबसे बड़े सहयोगी हैं एलन मस्क, हाँ, उनके टेस्ला का जो स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा गिरा है और सबसे करीबी रहे। लगभग जिस समय डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने 15% का इजाफा हो गया था, जो लोगों ने साथ दिया था। जुकर्सबर्ग वगैरह ये सारे लोगों ने साथ दिया था। ये जो लोग अपना हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं, ये कम्युनिकेशन जगत के लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। उसने एलन मस्क भी आ गए, उन्होंने खरीद दिया है इसको, जो ट्विटर का था, अब वो एक्स हो गया है। तो एक्स की स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे चली गई। उसी तरह से टेस्ला जो वो कार बनाते हैं उसके स्टॉक प्राइसेस बहुत नीचे गए हैं। तो जो नतीजा है उनका मेक अमेरिका ग्रेट की जगह वो बिल्कुल से मेक अमेरिका कोलैप्स के तौर पे वो दिखलाई पड़ रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में बहुत दोस्ती भी है और बहुत कुछ साम्यता भी है। हाँ, कि लोगों के राय के बिना ही काम करना, हाँ, और अकेले फैसला लेना और अपने फैसलों को ईश्वरीय फैसला मानना लगभग। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर भी कर दिया है कि संभवतः वो तो नॉन बायोलॉजिकल, हाँ, नॉन बायोलॉजिकल उनका वो है। तो अब ठीक है, ट्रंप साहब अमेरिकन हैं, वो बात नहीं कर पाएंगे उतना,
अपने को। लेकिन वो कहते हैं भाई कि हम जानते हैं, नो एवरीथिंग। लेकिन सर एक चीज, इतना सब कुछ होने के बावजूद खुद अपने आप को भगवान मानने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं, लेमैन भी ट्रम्प की इन नीतियों को लेकर के काफी कुछ चर्चा कर रहा है, उनकी आलोचना भी हो रही है पूरी दुनिया भर में। आखिर वो क्या वजह हो सकती है कि वो, ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री उसको समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री, कोई कुछ, वो जितना जिस तरह से लेकर के चलना चाह रहे हैं, जितना हड़काना चाह रहे हैं, जितना दबाना चाह रहे हैं, वो कुछ भी करते रहे। माने आप, स्थिति ये है कि आपने टैरिफ घटाई, आपने अपने देश को नहीं बताया, और हमारे देश में टैरिफ घटी इसकी पहली सूचना अमेरिका का राष्ट्रपति हमको दे रहा है। तो ऐसी आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जब आप भगवान ही हैं, तो इसका कुछ काट निकलना चाहिए। पर देखिए, हमको लगता है जो उसमें अगर हम आज भी जो हमारी सोच है, खास तौर से मोदी जी और उनके हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी जो कैबिनेट है और उनके जो सलाहकार लोग हैं, सारे लोगों की जो राय बनती है, वो कहीं ना कहीं बड़े ट्रेडिशनल लाइन पे है, पुराने लाइन पे है। और उसमें भी एक बड़ी समस्या है, जैसे वो देश के अंदर चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका शासन चलता रहे, जिसमें वो सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। कुंभ जैसे एक आयोजन के बारे में न जाने कितना कुछ कहा जा रहा है। हाँ, कुंभ भाई एक आम हिंदुस्तानी जिंदगी के, खास तौर से एक हिंदू की जिंदगी में एक पर्व था। हाँ, शिवरात्रि एक पर्व था। अब आप उसको एक टूरिज्म में, एक वोट बैंक में परिवर्तित करना चाहते हैं। यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बड़ी कठिनाई है जो वो देश के भीतर की राजनीति में जिस तरीके से चाल चलती है। बाहर भी एक साधारण सा आउटलुक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे राजनीतिक दल से आए हैं जिनकी वैचारिकी शुद्ध पूंजीवाद को समर्थन करने की थी। तो उन लोगों को आज भी समझ में आता है कि अमेरिका का साथ देने से, अमेरिका चूंकि पूंजीवादी दुनिया के नेतृत्व में अभी भी है, थोड़ा बहुत जो कुछ जितना भी टूट रहा है लेकिन है, उसका साथ देना ही हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूँ कि बहुत रियलिस्टिक पॉलिसीज नहीं है। अभी मुश्किल है अमेरिका का साथ देना, यूरोप नहीं साथ दे पा रहा है जी। आप क्यों, आप उसमें कहाँ खड़े हैं भाई? तो वो जो है कि एक ट्रेडिशनल विचारधारा है, एक जो उनकी एक्सेप्टेड विचारधारा है या आइडियोलॉजी है, वैचारिकी है, वो वैचारिकी में कहीं न कहीं बंद हो गए, जकड़ गए। दूसरा उनका डर एक चीन से भी है। खैर उस बात में हम कोई बात नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि चीन से हमारे समस्याएं हैं और नहीं भी। और दूसरी बात यह है कि चीन से समस्याओं को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है वर्तमान सरकार ने। सबसे ज़्यादा फायदा चीन को तो इसी में हुआ है। अभी जो पिछले दिनों जो बॉर्डर पे, वहाँ पर हिमालय पे जो पेंगोंग लेक का उसके आसपास जो कॉलोनीज जो डेवलप किया, जो कॉलोनीज डेवलप हुई हैं और जो कुछ किया गया, उसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कथन कि न कोई आया, न कोई रहा, न कोई गया। भाई आप अगर इस तरह का बयान देंगे भारत के प्रधानमंत्री के पद से, तो उसका सबसे बड़ा स्वागत तो चीन करेगा, बेजिंग करेगा। भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हम क्यों भाई बदनाम करते हैं? आप, हमने तो हमला नहीं किया, आपको प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो थे ही। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हमारे पूरे के पूरे उसमें
वो बहुत दिखलाई पड़ते हैं। अब ये दूसरी बात है कि आज चीन भी अमेरिका से दो हाथ बढ़ाना चाहता है, पंजा लड़ाना चाहता है। अब पंजा लड़ाना क्या, उसकी भी बाध्यता है क्योंकि उनके ऊपर भी टैरिफ वार चल रहा है, तो वो भी दुनिया में अलाइज खोज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उन्होंने ढीला किया है अपना। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ देंगे। मैंने स्थिति ये है कि हिंदुस्तान के भीतर जो स्थिति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भट्टों के बीच में है, वही लगभग सिमिलर पोजीशन में अमेरिका के आगे हिंदुस्तान हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज और भी है सर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर एलन मस्क हैं तो इसमें कुछ ट्रंप के लिए कुछ छुपाने जैसी कोई चीज नहीं है। वो मस्क हैं तो हैं, उनकी कार को इंडिया में भेजना है या ऑल ओवर वर्ल्ड उसको उसकी बिक्री करनी है, उससे मुनाफा मस्क को कमाना है, तो उसमें कोई उनको परहेज नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ जो एक इंडियन मस्क अडानी जी हैं, उनका तो ये नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, और कोई नाम ले पूछ ले तो वो उनको इतने गुस्से में आ जाएंगे कि वो उसको व्यक्तिगत रिश्ता बताने लगते हैं कि उस पर दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल करके बात नहीं कर सकते हैं। ये बात आपने बहुत सही उठाई। ये मैं, चूंकि हमारा एक आमतौर पर मानना रहा है कि जो पाखंड का लेवल है, वो पाखंड का लेवल डोनाल्ड ट्रंप में कम है, सीधे सीधे है जो कुछ भी है। जैसे आपने अर्थनीति में बताया कि वो सिंप्लिसिटी वाला जो उनका अपना अप्रोच है, तो वो दोस्ती के साथ भी है, शासन के साथ भी है, वो सब जगह वो दिखाई एक रिफ्लेक्स करता है कि वो किस टाइप के, किस नेचर के आदमी हैं। हम अगर प्रोफेसर मलिक हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे पूजनीय हैं तो हैं, इसको छुपाने में, कहने में क्या दिक्कत है? अगर गौतम अडानी हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपति हैं और वो हमारे मित्र हैं, वो सरकार को उसी तरह से जब गाइड भी कर सकते हैं जैसे कि मस्क ट्रंप को कर रहे हैं, तो उसमें हर्जा क्या है? आपको कहने में हिचक किस बात की है? हिचक मोदी जी को है। हिचक इसलिए है कि उनके कथनी उखड़नी में जमीन आसमान का फर्क है। कथनी में कहना चाहेंगे हम तो भाई गरीबों के लिए करना चाहते हैं, हम तो चाय बेचते थे, हाँ, और हम तो कुंभनाथ हैं वगैरह वगैरह। तो जो चेहरा उन्होंने बनाया है इस देश में अपने शासन सत्ता को कायम रखने के लिए, उस चेहरे से अडानी साहब नहीं जुड़ते हैं। उस चेहरे से अडानी साहब दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं। वो तो वो भी नहाने के लिए गए, हाँ, वो भी कुंभ नहाए, हाँ, वो भी कुंभ नहाए, सब कुछ किए, लेकिन ये है कि वो तो, लेकिन वो आज भी, मैंने ये बात आप बहुत अच्छी बात उठाए हैं। मतलब एलन मस्क का फोटोग्राफ आया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ओवल ऑफिस में, हाँ, और बाकायदे बच्चे को लेके आया है, अपना बच्चा उनके सर पे चढ़ा हुआ है एलन मस्क के। अभी अभी एलन मस्क 10 दिन बिता के आए हैं उनका टेक्सास में, अपना बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, क्या कहा जाए उसको, आराम गृह कहा जाए, आरामगाह। जैसे यहाँ लोग अपने फार्म हाउस पर चले जाते हैं, फार्म हाउस में चलते हैं, उस तरह क्या है। तो उस आरामगाह में बाकायदे 10 दिन बिता के आए हैं एलन मस्क उनके साथ, और उनके हवाई जहाज खुले हैं। आज हम लोगों को पता है कि मोदी जी भी अडानी के हवाई जहाज पर चलते थे, उनके फोटोग्राफ बहुत आए हैं, लेकिन वो पब्लिकली नहीं आया, वो सोशल मीडिया में आया है, कुछ लोगों ने दे दिया है। वहाँ तो वो पब्लिकली देखता है,
हाँ, तो क्यों ना ये एक बड़ा अंतर है दोनों हाँ। दोनों के बीच हाँ। में। एक बड़ा अंतर है कि आ, हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, हम जो हैं सो आपके सामने है। बिल्कुल। तो ये हम समझते हैं कि उनकी सिंपलिस्टिक समझ हो सकती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे शायद। लेकिन ये है कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की का पर्सनैलिटी है और उनका पूरा पूरा ड्राइव है, वो ड्राइव वो कोई छिपा के नहीं कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ अगर ले लिया जाए, मणिपुर में जाने में आपको क्या दिक्कत है भाई? आज 8 महीने से 9 महीने से करीब साल भर हो गया वो जल रहा है। साल भर क्या, सर? 21 महीने, 21 महीने हो गए, 21-22 महीने, 21-22 महीने से। लेकिन आप नहीं उसको। तो वो जो बात आप कह रहे हैं कि अडानी के बारे में, अडानी से संबंध और अडानी से वो, उस पर भी वो बराबर कहते रहेंगे कि हमारा कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो अपना व्यापार कर लीजिए, करें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तो बल्कि हम उस मायने में डोनाल्ड ट्रंप को एक जिसे कहते हैं, जैसा एक व्यापारी होता है जी, और वो अगर प्रेसिडेंट हो जाए या प्राइम मिनिस्टर हो जाए, जैसा व्यवहार करेगा वो कर रहा है, साफ साफ वही है, साफ वही है। और ठीक है, समझ की कमजोरी है वो तो। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं और चुनाव के दौरान जो उन्होंने कहा वो भी उसी ढंग से उन्होंने अप्रोच किया पब्लिक के साथ। उनके अप्रोच को के आधार पर उनको इस बार जिस तरह से हुकूमत मिली है, बहुमत जो मिला है, तो वो एक अपना रास्ता है। लेकिन अगर वो हमारे आपके बीच में अगर कोई संबंध बन रहा है और उसमें हमारा अगर नुकसान हो रहा है, हमारी अगर तौहीन हो रही है, तो हमको उसका जवाब तो कम से कम देना चाहिए। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम तो एक जिसे कहते हैं, जिस तरह से एक ज़माने में गुलामी की स्थिति में हमारे यहाँ महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी, उस स्थिति में भी बात करते थे, और बात ही नहीं करते थे, अगर उसके लिए जरूरत हो तो जेल भी जाते थे। हाँ, अगर वो शासन जेल में रखता था, तैयार थे, लेकिन सत्य बोलने के लिए जी, वो कहीं पीछे नहीं हटते थे। ये दम नहीं है, ये बात सही, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति की समझ जो बनी रही है इनकी, वो संभवतः असत्य के आधार पर बनी रही जी, है। और उसमें बहुत कुछ छिपाने वाली बात बहुत ज़्यादा रही कि भाई इतना कहा जाए, इतना छिपाया जाए, 3/4 छिपाया जाए, 1/4 बोला जाए, या उससे भी कम, 1/10 हिस्सा बोला जाए, 90 हिस्सा न बोला जाए। जी। इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये भी बड़ा उसका एक टिपिकल उदाहरण हमारे ये मोदी जी हैं। और उसका 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 नतीजा हमको भुगतना पड़ रहा है, उसका असर भी हमको भुगतना पड़ रहा है पूरे देश भर में। अब जैसे कल ही एक चर्चा थी कि लगभग 1,45,000 जो बिलियनियर्स हैं, या जो जिनके पास पैसा है, जी, जी, जी। उन लोगों ने बाहर का रुख कर दिया है, हिंदुस्तान छोड़ के जाना है। अब उसके बावजूद हमारे वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि अगर विदेशी विनिवेशक अपने यहाँ से चले जाते हैं तो उनको संगीत जैसा महसूस होता है। ये ये जो है कि ये दिखलाता है कि किस तरह से हमारा दूसरी तरफ अगर आप उनके भाषणों को सुने तो सुनेंगे किताब के हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं। हमारे जोगी जी ही कहने लगे हैं 1 ट्रिलियन हम कर लेंगे। तो ये जो क्लेम्स हैं और उसके पीछे जो पूरी की पूरी उनकी वैचारिकी है और जो समझ है, जो छिपाने की बात है, वो सारी चीज़ें
शो करती हैं, दिखलाती हैं कि ये ज़्यादा गहरे पानी में है। इस मायने में डोनाल्ड ट्रंप तो फिर भी जो कुछ करते हैं वो सही मायने में डंके की चोट पे करते हैं। हाँ, और जो उनकी कमजोरियां हों डंके की चोट पे दिखलाई भी पड़ती हैं। उन्होंने कहा मेक अमेरिका ग्रेट, मेक अमेरिका कोलैप्स हो रहा है लगभग। लेकिन दूसरी तरफ वही उन्होंने ज़ेलेंस्की को जिस तरह से डील किया है, कहा है कि साहब आप लड़ाई वड़ाई छोड़िए, ये चलेगी नहीं बात, है ना, हम इतना पैसा दे चुके हैं आपको और हारने जाते हैं, ये है वो है। हो सकता है कि ज़ेलेंस्की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो अमेरिका ही देता रहा है उनको, उनका नेटो भी उनके प्रोटेक्शन में रहा है, इनडायरेक्टली रहा है लेकिन रहा है। नेटो के देश ही उनको आर्म्स वगैरह भी सप्लाई करते हैं। तो वो अगर ये विड्रॉल हो जाता, अगर विड्रॉल तो उन्होंने किया ही है, तो उसका नतीजा होगा, हो सकता है पीस, हो सकता है शांति हो जाए। क्योंकि वो भी एक खास किस्म की समझ है जो डोनाल्ड ट्रंप की है बड़ी। देखिए इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्रम होते हैं जिसमें हम केवल एक तरफा विचार नहीं कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पे हमला बोल दिया। ताइवान जो पिछले 80 साल से, पिछले सन 45 के बाद से, सन 45 के सन 40-41 के बाद से लगभग अमेरिका के सपोर्ट से चलता रहा है। और ख़ासतौर से जब चियांग काई शेक को वहाँ की कम्युनिस्ट जो ताकत नहीं बनी और माओ त्से-तुंग ने, उनकी वजह से जो पुराने शासक थे चियांग काई शेक, उनको भागना पड़ा और ताइवान में उन्होंने आश्रय लिया। ताइवान को उन्होंने चीन डिक्लेयर कर दिया। ये बगल है, जस्ट छोटा सा द्वीप है एक चाइना। लेकिन चाइना को जो सपोर्ट मिलता था, ताइवान को जो सपोर्ट मिलता था वो अमेरिका से मिलता था। उसी के आधार में जो कुछ था ताइवान पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला बोल दिया, कहा कि भाई आप सेमीकंडक्टर का सारा बिजनेस हमारा लेकर चले गए। अब बाय द वे वो सेमीकंडक्टर का बिजनेस में ताइवान अभी सबसे आगे है, आगे बढ़ा हुआ है। तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की दृष्टि है और वो बहुत साफ तरीके से वो कहीं भी लगाता है, उसमें कोई जिसे कहते हैं लाग लपेट नहीं, कोई नहीं। तो ये परिस्थितियां हैं। हम समझते हैं कि एक बहुत एक इंटरेस्टिंग दौर है, बहुत ये एक बड़ा उठापटक का दौर है ये हमारे सामने अगले 4-5 साल में दिखलाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए बिल्कुल से अभी से ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वो अमेरिकी पूंजीवाद को और विश्व पूंजीवाद को हो रहा है। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने काफ़ी लंबी बातचीत की, लगभग 1 घंटे हम लोग बातचीत किए। और ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर आप जितनी भी बात करें वो कम होंगी। हम लोग इस पर आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। फिलहाल इस कड़ी को हम यहाँ रोकते हैं, विराम देते हैं। फिर हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि बातचीत हम लोग की बहुत ठीक ठाक चली और काफ़ी लंबी बातचीत हुई। आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, अजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।